और अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की तरक्की की ऐसी गाथा लिखी है जिसने विश्व के मानचित्र पर भारत की बुलंद तस्वीर उकेरी है। गांव से लेकर ग्लोबल मंच तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर बदल दी है। पीएम मोदी के इसी विजन ने उन्हें ग्लोबल लीडर बना दिया है। नरेंद्र मोदी आसमान की बुलंदी पर लिखा वो नाम है जिन्होंने तरक्की की ताबीरें लिखी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है, जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर बदली है, जिनके ऐतिहासिक फैसलों ने भारत के हर बाशिंदे का मुकद्दर बदल दिया। इस साल भारत ने तरक्की की नई मीनारें खड़ी की हैं, जो 2023 में मील का पत्थर बनकर दुनिया को तरक्की का पाठ पढ़ाएंगी। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की तारीख में तरक्कियों की ऐसी इबारत लिखी है जिसे देखकर दुनिया के कई मुल्क अपने देश में तरक्की की तस्वीरें खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के शिलालेख में न्यू इंडिया लिखा है, जिसकी चमक आज पूरी दुनिया में फैल रही है। भारत विश्व पटल पर मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में भी कहा कि इस साल कई क्षेत्रों में मिली सफलताओं ने भारत को विश्व में विशेष स्थान दिलाया है। 2022 में भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर अपने विजन को दुनिया के सामने रख दिया है। भारत ने कोरोना वैक्सीन में अपनी ताकत का मील का पत्थर ठोक दिया है और दुनिया को बता दिया है कि भारत एक मजबूत शक्ति के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। भारत ने हर क्षेत्र में अपनी ताकत का परचम लहराया है। भारत ने एक से बढ़कर एक उपलब्धियों को हासिल किया है। खेल से लेकर तरक्की के हर मैदान में भारत ने अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया और दुनिया को अपने हर कदम से हैरान किया है। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। दुनिया भारत की ताकत को कबूल कर चुकी है। दुनिया समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री का विजन, उनकी सोच नए भारत का निर्माण कर रही है। यही वजह है कि इस साल भारत को G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है, जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है।
मन की बात में पीएम मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है और इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है। मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। अगस्त महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान भला कौन भूल सकता है। ये वो पल था जब हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो गए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। पीएम मोदी ने हर हिंदुस्तानी के दिल पर तिरंगे की मोहब्बत का ऐसा जादू लिखा जो 2022 के इतिहास में एक अमर लेख हो गया। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान भला कौन भूल सकता है। वो पल थे हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी। आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा। हिंदुस्तान से हर रोग को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रांति ला रहे हैं जो 2023 में भारत को एक नई दिशा देगी। 2022 तक भारत ने कई बीमारियों का हिंदुस्तान से खात्मा कर दिया है। भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनिया वॉर्म जैसी बीमारियां खत्म हो गईं। इसके अलावा कालाजार नाम की बीमारी भी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है, जिसके बाद देश कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, टीबी जैसी बीमारी को भी भारत 2025 तक उखाड़ फेंकेगा। मतलब भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनौती है, ये बीमारी है कालाजार। जरा सोचिए, हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को ताजी हवा देने के लिए पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन छेड़ा था वो देश में क्रांति बन गया और हर हिंदुस्तानी के मन में रच बस गया, जिसने विश्व पटल पर भारत की तस्वीर को चमकदार कर दिया। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं। और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। समाज में भी, गांव-गांव, शहर-शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ऐतिहासिक फैसलों, तरक्की के विजन और भारत की नई तस्वीर ने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बना दिया। आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश के ब्यूरोक्रेट्स अपनी क्षमताओं से देश की दिशा और दशा बदलते हैं, चुनी हुई सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। लेकिन जब पीएम मोदी जैसे नेता जो एक मिशन लेकर चल रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी को डील करते हैं तो धरातल पर योजनाएं सिर्फ उतरती नहीं बल्कि साकार होती हैं।
ब्यूरोक्रेसी को वाइब्रेंट और एफिशिएंट बनाकर पीएम मोदी ने देश के विकास की जो रूपरेखा तैयार की, उस पर चलकर ही भारत मजबूती से अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। मोदी सरकार ने अधिकारियों की परफॉर्मेंस को ही आधार बनाकर देश की वरिष्ठ ब्यूरोक्रेसी को क्लियर कट मैसेज दिया है। मतलब ये कि सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि जिस अधिकारी में 360 डिग्री परफॉर्मेंस की क्षमता होगी, महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उसे ही सौंपा जाएगा। परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेट्स किस तरह देश की दिशा मोड़ सकते हैं, ये मोदी सरकार ने कर दिखाया है। सिर्फ काम को प्रमोशन का आधार बनाकर मोदी सरकार ने हर चुनौती पर जीत हासिल की है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौरान मैनेजमेंट, इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोरोना से डिरेल हो रही इकोनॉमी को सुधारना, ये तमाम काम जिस टीम ने अंजाम दिए वो पीएम मोदी की कोर टीम कहलाती है। सिक्योरिटी से लेकर ग्रोथ तक वो कौन से चेहरे हैं जो पीएम मोदी की योजनाओं और मंशाओं को जमीन पर उतारकर न्यू इंडिया का विजन रच रहे हैं। आइए आपको पीएम मोदी के 360 डिग्री सुपरस्टार से मिलवाते हैं। सबसे पहले बात प्रमोद कुमार मिश्रा की। प्रमोद कुमार मिश्रा को नरेंद्र मोदी का मिस्टर ऑलराउंडर कहा जाता है। गुजरात कैडर के 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2019 से पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। आपदा प्रबंधन, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग देखते हैं। मोदी के गुजरात सीएम बनने पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे। 2014 में पीएम मोदी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। 2008 में केंद्रीय कृषि सचिव के पद से रिटायर हुए थे। देश में जब भी कोई सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा होता है तो जिस अधिकारी का चेहरा जहन में उतरता है उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के करियर पर नजर डालें तो केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2014 से पीएम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कीर्ति चक्र पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के माहिर अधिकारी हैं। आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में महारत है। सीमा पार ऑपरेशंस को हैंडल करने का अनुभव है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णायक ऑपरेशंस को लीड करने का अनुभव है। अब बात क्राइसिस मैनेजर के नाम से पहचाने जाने वाले सीनियर ब्यूरोक्रेट राजीव गाबा की। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य से धारा 370 हटाना आसान काम नहीं था। राज्य की पार्टियां और अलगाववादी ताकतें मुखर होकर इसका विरोध कर रही थीं। ऐसे में फैसले को लागू करने में कानून व्यवस्था का बड़ा जोखिम था, लेकिन सही प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। क्राइसिस मैनेजर राजीव गाबा के कैरियर पर नजर डालें तो झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। 2019 से कैबिनेट सेक्रेटरी का दायित्व संभाल रहे हैं। 2017 से 2019 के बीच केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि कोविड-19 रिस्पांस स्ट्रेटजी को हैंडल करने वाले अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के प्रमुख रणनीतिकार हैं। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने में उनकी भूमिका है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की इकोनॉमी को लेकर क्रांतिकारी फैसले हुए हैं। नोटबंदी हो या जीएसटी, ये ऐसे फैसले थे जिन्हें लागू करना और हालात को संभाल कर रखना बेहद जरूरी था। ऐसे में पीएम मोदी के मनी मैनेजर शक्तिकांत दास ने बड़ी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, यूक्रेन वॉर और कोरोना की मार के बीच इकोनॉमी को संभाले रखना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर के तौर पर शक्तिकांत दास ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इसमें कामयाबी हासिल की है। उनके करियर पर नजर डालें तो तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में शानदार काम की उनकी पहचान है। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई है। महंगाई और वैश्विक मंदी से निपटने में महत्वपूर्ण रोल है। जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन लागू करने में बड़ी भूमिका है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हैं। अब बात उन अधिकारी की जिन्हें होम मैनेजर कहा जाता है। नाम है अजय कुमार भल्ला। गृह मंत्री अमित शाह के पॉलिसी डिसीजन लागू करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अजय कुमार भल्ला को चैलेंज स्वीकार करने वाले अधिकारी के तौर पर जाना जाता है, चाहे एनआरसी लागू करने का मसला हो या फिर ड्रग्स पर रोक लगाने का जिम्मा। अजय कुमार भल्ला अपना दायित्व अच्छी तरह निभा रहे हैं। उनके करियर पर नजर डालें तो असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2019 से केंद्रीय गृह सचिव का दायित्व संभाल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पॉलिसी डिसीजन लागू करने का जिम्मा उनके ऊपर है।
असम में एनआरसी लागू कराने की बात हो, या नॉर्थ ईस्ट से अफस्पा हटाने का जिम्मा हो, या फिर ड्रग्स पर प्रभावी रोक लगाने की जिम्मेदारी, अजय कुमार भल्ला ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। अब बात स्पाई मास्टर सामंत कुमार गोयल की। पंजाब कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी सामंत कुमार गोयल को अजित डोभाल का राइट हैंड माना जाता है। 2019 से वे रॉ के चीफ सेक्रेटरी हैं। पाकिस्तानी आतंक हो या फिर खालिस्तानी साजिश, सामंत गोयल साइलेंटली अपना काम करते हैं और आतंकी साजिशों का पर्दाफाश कर देते हैं। उनके करियर पर नजर डालें तो स्पाई मास्टर सामंत कुमार गोयल पंजाब कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2019 से खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सेक्रेटरी हैं। अजित डोभाल के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट कहे जाते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति में उनकी भूमिका थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक से निपटने में उनकी भूमिका है। खालिस्तानी नेटवर्क को ध्वस्त करने में उनकी बड़ी भूमिका है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईएस ऑपरेटिव्स को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात एक और अधिकारी की। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए दिन रात काम करने वाले टीवी सोमनाथन ग्रोथ मैनेजर कहलाते हैं। सरकारी खर्चों को मैनेज करने में उनका कोई सानी नहीं है। वे टीम मोदी का अहम चेहरा हैं। पीएम उनके काम से काफी खुश रहते हैं। उनके करियर पर नजर डालें तो ग्रोथ मैनेजर टीवी सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय वित्त एवं व्यय सेक्रेटरी हैं। महामारी के दौरान सरकारी खर्चों को मैनेज करने में उनका बड़ा रोल रहा है। विकास और निवेश के नियमों में सरलीकरण में भूमिका रही है। पीएम मोदी खुद उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। अब बात मेरिटोक्रेट कहे जाने वाले टीएम मोदी के अहम चेहरे तपन डेका की। लॉ इन्फोर्स एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस इनपुट कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। उनकी काबिलियत को देखते हुए कई सीनियर बैचमेट्स पर उन्हें वरीयता दी गई। उनके करियर पर नजर डालें तो डेका हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीनियर बैचमेट्स को पीछे छोड़ इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ इंटेलिजेंस इनपुट कोऑर्डिनेशन में महारत है। उनके अपॉइंटमेंट से साफ मैसेज दिया गया कि काबिलियत ही मेरिट है। इन्वेस्टमेंट देश की इकोनॉमी की रीढ़ है और इसे लाने में महारत हासिल है टीम मोदी के मिस्टर भरोसेमंद भरत लाल को। गुड गवर्नेंस के डीजी भरत लाल वही अधिकारी हैं जिनकी वजह से गुजरात मॉडल केंद्र में आया। उनके करियर पर नजर डालें तो गुजरात कैडर के 1988 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी हैं। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के डायरेक्टर जनरल हैं। नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तब दिल्ली में गुजरात के रेजिडेंट कमिश्नर बने। गुजरात में निवेश लाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। गुजरात मॉडल को केंद्र में लाने में बड़ी भूमिका निभाई और इन्हें जल जीवन मिशन की सफलता से प्रसिद्धि मिली। अब बात ब्यूरोक्रेट ऑफ द फ्यूचर कहे जाने वाले परमेश्वरन अय्यर की। यूपी कैडर के अधिकारी अय्यर योजनाओं के इम्प्लीमेंट में तकनीकी इस्तेमाल के पक्षधर रहे हैं। वे पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके करियर पर नजर डालें तो यूपी कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का अनुभव है। जमीनी स्तर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से योजनाओं का फास्ट इम्प्लीमेंटेशन इनकी देन है। स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी की वजह से टॉयलेट में नाम पड़ा है। ये वो टीम है जो पीएम मोदी की तरह दिन रात एक्टिव मोड में रहती है। देश की दिशा और दशा तय करने वाली ये टीम वास्तव में टीम इंडिया का सही स्वरूप है। देश की रक्षा, विकास, कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन, आम लोगों तक योजनाओं के पहुंचने जैसे तमाम जरूरी कामों की मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही इसी टीम के जिम्मे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो काबिलियत का प्रमोशन यही है टीम मोदी की यूएसपी।